दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल की तीसरी बार ताजपोशी हुई है। केजरीवाल के अलावा 6 अरकान असेंबली मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम ने भी वज़रा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर केजरीवाल ने खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली में नई तरह की सियासत की शुरुआत हुई है। केजरीवाल ने कहा कि हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सब लोग अपने अपने गांव में फोन करके बोल देना, हमारा बेटा सीएम बन गया दोबारा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अभी चुनाव हुए, कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ लोगों ने अन्य पार्टियों को वोट दिया। लेकिन आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। पिछले 5 साल जब मैंने काम किया, मैंने कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। तो तीसरी बार केजरीवाल जो है वज़ीर आला बने हैं दिल्ली का। जैसा कि उन्होंने शुरुआत की, केजरीवाल हर बार कुछ नया करने के लिए मशहूर ज़रूर हैं। आइए इस मुद्दे पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। कलीमुल हफीज़ साहब जो कि समाजी कारकुन हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। कलीमुल हफीज़ साहब, हमने काफ़ी बातचीत की थी दिल्ली इलेक्शन के दौरान और जिस तरह के नतीजे आए, और आज की इस तकरीर से कलीम साहब, केजरीवाल ये मशहूर हैं कि हर वक्त कुछ नया करते हैं, बल्कि सियासत में आने से पहले उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, बदनवानी के खिलाफ कामयाब हुए, वज़ीर आला बनते हैं तो फिर लगातार कुछ न कुछ नया करते हैं। आज उनका स्टेज बड़ा नया था देखा जाए। आप देखें उमूमन जहाँ पर भी इस तरह की जो है हलफ बर्दारी होती है तो उस वक्त स्टेज पूरा सियासी दिखता है, लेकिन आज का ये स्टेज बड़ा मुख्तलिफ दिखा है। क्या कहेंगे आप इस शुरुआत को लेकर केजरीवाल की? देखिए जिलानी साहब, ये बहुत ही मुबारक दिन है आज का कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कमाल का कनेक्ट किया आम आवाम से, और उन्होंने ये साबित किया कि एक रियासत के वज़ीर आला के तौर पे जो हलफ और राजदारी का जो कसम खाई जी, और उसमें उन्होंने जो हिंदुस्तानी आइन और जमहूरियत का जो मुजाहरा पेश किया कि मैं अब मुख्यमंत्री बन चुका हूँ और मैं सबका हूँ और सब लोग किसी तरह से मुझे कोई फ़र्क ना समझें, मैं सबके काम आऊँगा। और क्या खूबसूरत फ़ज़ा थी, गुनगुनाती धूप थी और इतना बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद थी। और उस वक्त केजरीवाल का ऐसा मोहब्बत भरा खिताब, और वो भी फरवरी का महीना, आप जानते हैं कि ये मोहब्बत के लिए जाना जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन दिल्ली के लिए मोहब्बत भरा पैगाम एक वज़ीर आला की तरफ से था। और क्या खूबसूरत उन्होंने जो जमहूरियत की जो तर्जुमानी की, यानी उन्होंने वो बात कही जो आम इंसान, आम आवाम सुनना चाहती है। उन्होंने कितने बहुत मासूम अंदाज में कहा कि दिल्ली वालों, फोन करके अपने अपने घर पे कह देना कि तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री बन गया है। कितनी मोहब्बत और कितना दर्द था उनके इन अल्फाजों में। मैं ये समझता हूँ कि ये आज का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। और चूंकि उनकी पुरानी कारकर्दगी भी एक वेलफेयर स्टेट की रही है, और अब भी आज जो उन्होंने जो इशारे किए हैं वो यही इशारे किए कि आइंदा भी वो दिल्ली को एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, आम गरीब आवाम के लिए वो अपनी स्कीम्स लाएंगे और एक हिंदुस्तान को एक नई दिशा देंगे। वो जैसे उन्होंने कहा भी है कि आज के बाद से जो हिंदुस्तान में अब तक की जो सियासी जो भी जैसे भी माहौल रहे हैं उनको वो अच्छा नहीं मानते। वो समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनमें कमियां हैं और कहीं ना कहीं वो तफरीक करती है। तो आज उनका जो पैगाम है, मैं समझता हूँ न सिर्फ दिल्ली के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक साफ शफाफ सियासत की तरफ एक इशारा करता हुआ। बिल्कुल कलीम साहब, जिस तरह से केजरीवाल एक अफसर रहे हैं और आज की इस तकरीर से नहीं लगता कि वो एक अच्छे सियासतदान भी हैं, एक अच्छी सियासत की शुरुआत की है, एक अच्छे लीडर की जो लोग सिर्फ बातें करते थे वो कहीं ना कहीं एक लीडर भी आज उभर कर आया है उनकी स्पीच से।
नहीं, बिल्कुल आज का जो पूरा खिताब था वो पूरा सियासी था, और खिताब होना भी चाहिए था सियासी कि आखिर एक रियासत का वजीर आला शपथ ले रहा है। बिल्कुल। और उन्होंने जो पिछले 5 साल में जो हुकूमत चलाई, आप हैरान होंगे, उनके पास किसी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका पूरा कमांड है। पूरा इलेक्शन उन्होंने अपने काम पे लड़ा, और इतनी जुर्रत दिखाई उन्होंने इलेक्शन में। उन्होंने ये बात कही कि अगर मेरा काम आपको पसंद नहीं आता है तो मुझे वोट नहीं दीजिए, और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो मुझे वोट जरूर दीजिए। और एक और देखने वाली बात ये थी कि जो दूसरी पार्टियां थी वो इस तरह से माहौल बना रही थी कि वो जो किसी भी अच्छी सोसाइटी के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो अपना पेशेंस खोया, ना उन्होंने कोई ऐसी लूज टॉक की। अलबत्ता वो डिफेंसिव रहे और अपने काम को लेकर अटैकिंग रहे। वो बार बार ये बात कहते रहे कि देखिए मेरे काम को आप रखिए, उसको समझिए, अगर वो इस लायक है कि मुझे आप दोबारा से बना सकते हैं तो बनाइए। तो मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले वक्त में वो हिंदुस्तान की सियासत का एक बड़ा चेहरा होंगे, और मैं ये समझता हूं कि अब दिल्ली के आगे भी उनका मुस्तकबिल रोशन है। जी कलीम साहब, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में बातें बहुत सी कही हैं, इशारे में बहुत सी चीज़ें कर दी हैं, अब कहीं ना कहीं मरकजी सरकार के पाले में गेंद डाल दी है कि साहब मैं तो मोदी सरकार के साथ, हर पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। जो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले बातें होती थी कि साहब जितनी ताकत है, जितनी जो है केजरीवाल की अपनी सरकार है, वो उतना काम कर पाए, लेकिन रुकावटों को लेकर मरकजी सरकार को कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। अब उन्होंने साथ में जोड़ दिया है मोदी सरकार को, मरकज की सरकार को भी, यानी जुड़े और काम करें। अगर कोई रुकावट होती है तो वो फिर कहेंगे कि देखिए मैंने तो पहले कहा था कि हम साथ जुड़कर काम करेंगे, लेकिन फिर ये रुकावटें आ रही। तो सियासत कहीं ना कहीं चलेगी आगे भी, उसको भी उन्होंने कहीं कहीं चोट किया है इस तरह से कि अब आगे मत कीजिए इस तरह से। नहीं, देखिए पिछली बार का अगर आप उनका 5 साल कारकर्दगी देखेंगे तो 3.5 साल तो शुरू के इसी बात में गुजर गए कि कौन किसके पास कौन से इख्तियार हैं, किसके पास कौन से इख्तियार नहीं है। और वो इतना तनाजा बढ़ा कि वो कोर्ट गया, फिर कोर्ट ने फिर उसको फिर फैसला किया कि क्या एलजी के इख्तियार है, क्या उनके इख्तियार हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल में जब इख्तियार तय हो गए, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी रफ्तार पकड़ी, उसके बाद अच्छे काम देखने को मिले। तो इस आज की स्पीच में उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि वो कोई तकरार नहीं चाहते, वो कोई निगेटिविटी नहीं चाहते, और उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को एड्रेस करके ये बात कही। उन्होंने किसी और नेता के बारे में नहीं कहा कि उन्होंने उनको बुलाया था या नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाने की बात एक आम आवाम को बताई कि देखिए मैंने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया था, प्रधानमंत्री किसी वजह से बिजी थे, नहीं आए, वो पॉजिटिव रहे। और ये मैसेज दे दिया उन्होंने बीजेपी की तमाम कार्यकारिणी को कि देखिए हम आपसे अब टकराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं दिल्ली के लिए काम करना, हम चाहते हैं हिंदुस्तानियों के लिए काम करना। तो मेरे ख्याल से इस कदम का हर तरफ उनका खैर मकदम होगा, और इससे अरविंद केजरीवाल को एक नई ऊंचाइयां तय करने का मौका मिलेगा। और आवाम जो पूरे हिंदुस्तान में एक सियासी मुस्बत सियासत का एक जो फुकदान है, जो सब तरफ तमाम रियासतें मुंह उठा के देख रही हैं कि आखिर कोई तो अल्टरनेट आए जो इस जहरीली फजा से हमें निजात दिलाए। तो मैं समझता हूं कि आज की स्पीच अरविंद केजरीवाल की हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के रोशन होने की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल कलीम साहब, एक चीज़ है, बजट को लेकर काफ़ी बातें होती रही दिल्ली में, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से दिल्ली जो है केजरीवाल के हाथ में नहीं था। अब कुछ इख्तियारात तय हुए हैं। 1.5 साल में अगर ये काम है तो इख्तियारात चूंकि अब तय हैं तो अगले 5 साल के लिए काफ़ी वक्त भी है, इख्तियारात भी बिल्कुल तय हैं। और बजट की जहाँ तक बात करेंगे, कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बजट को जिस तरह से केजरीवाल ने बढ़ाया है, 25 से 30 हज़ार करोड़ को केजरीवाल ने 60 हज़ार के करीब, इस तरह से कहा जा रहा है कि बजट बनाया गया है करोड़ का। तो क्यों इस बार क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? जैसा कि उन्होंने तकरीर में भी कहा कि क्या मैं अपने आम गरीब लोगों से अस्पताल में पैसा लूँ, क्या गरीब बच्चों के स्कूल में उनसे पैसा लूँ, यानी एजुकेशन और हेल्थ को लेकर वो बहुत संजीदा नजर आए। इसके असरात उन्होंने ये भी कहा कि दीगर जगह पे भी अब आपके देखकर काम चल रहा है, यानी दिल्ली सरकार की अब नकल होगी। तो कहीं ना कहीं प्रेशर है दीगर रियासतों के लिए भी ये केजरीवाल का काम। नहीं, देखिए जिलानी साहब, एक तो यहाँ बात ये समझनी होगी कि दिल्ली स्टेट एक अकेला स्टेट है जिसका फिस्कल बहुत अच्छा है, यानी जो फायदे में है, उसका अपना रेवेन्यू इतना है कि वो उसकी अपनी स्कीम्स के लिए काफी है, इसीलिए वो अपनी और स्कीम्स चला पा रहे हैं।
चूंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कारोबारी और बहुत सारी ट्रेड होती है दिल्ली में, इसलिए उनका टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है बमुकाबले और रियासतों के, इसीलिए वो अपनी वेलफेयर स्कीम चला पा रहे हैं और ये इन वेलफेयर स्कीम के थ्रू वो अपनी एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं। तो सही मायनों में जो उनका एक नारा भी उन्होंने दिया कि राष्ट्र निर्माण का, तो उनकी ये स्कीम है कि भाई आप अगर गरीबों को एम्पावर करेंगे, गरीबों को आप मुफ्त बिजली देंगे, गरीबों को आप मुफ्त अगर इलाज की सुविधा मुहैया कराएंगे, या गरीबों के लिए आप बस फ्री करेंगे या मेट्रो फ्री करेंगे, तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी की जेब में पैसा आएगा और जब वो पैसा आएगा तो जाहिर बात है वो खर्च करेगा, और जब वो खर्च बिल्कुल किसी भी अच्छे बजट के लिए, किसी अच्छी इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि गरीब आवाम के पास पैसा आए और गरीब आवाम उसे खर्च करे, तब वो एक बेस्ट सर्कुलेशन माना जाता है, जो कि हिंदुस्तान मरकजी लेवल पे एक बड़ा उसका एक फुकदान है, बड़ी परेशानी हो रही है और पूरी इकोनॉमी जो है नीचे जा रही है। बरक्स दिल्ली बिल्कुल उसके अपोजिट है, यानी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी होगी, भले से वो आईआरएस ऑफिसर थे और टैक्सेशन का और रेवेन्यू का उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा था, लेकिन उन्होंने एज ए लीडर भी ये साबित कर दिया कि जब उनके हाथ में कोई एक रियासत की हुकूमत आएगी तो किस तरह से वो उसको वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। मैं समझता हूं हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र जहां इतनी डिस्पैरिटी है, जहां अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई है, तो इस तरह के जो सरकारें हैं ये बहुत फायदेमंद है, बहुत सूदमंद है, क्योंकि गरीबों को इसमें उनका हिस्सा मिलता है, गरीब को ये महसूस होता है कि हम इसमें हमारा हिस्सा है, सरकार में हम एम्पावर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आइंदा के लिए ये जो मॉडल है दिल्ली का, ये और दूसरी रियासतें भी इसको कॉपी करेंगी और कर रही हैं। ऐसा नहीं है, जैसे तेलंगाना ने कई मामलों में बहुत अच्छा किया, उनकी स्कीम्स बहुत अच्छी हुई, खासतौर से तालीम को लेके, तो उनकी स्कीम भी दूसरे रियासतों ने कॉपी की। इसी तरह से दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, जो सरकारी स्कूलों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल के मुतबादिल लाके खड़ा कर दिया, वो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। बिल्कुल, उस पर कई जगह तो मुझे मौका मिला उस मॉडल पे बोलने का, और उसमें कमाल के नताइज सामने आए हैं और उसी वजह से उनको ये इतना हैवी मैंडेट भी मिला है। बिल्कुल कलीम साहब, आप अब जिस तरह से तीसरी बार केजरीवाल वज़ीर आला बने हैं और जो वादे किए गए थे और जिस तरह से उनका जो क्या कहेंगे, उन्होंने कार्ड भी जारी किया था, ठीक है, 10 वादे जो उनके थे, लेकिन उसके लिए अब किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी को करनी पड़ेगी और 5 साल में वो कितने सक्षम होंगे, कितने मजबूत होंगे उन वादों को पूरा करने में? नहीं, उन्होंने पिछली बार आपको याद होगा कि उन्होंने अपने 70 मैनिफेस्टो जारी किए थे, हर विधानसभा का एक मैनिफेस्टो जारी किया था और उसमें उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनका चूंकि वो उनको तजुर्बा नहीं था सरकार चलाने का और बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। इस मरतबा उन्होंने एक नया काम ये किया कि एक तो मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद एक गारंटी कार्ड जारी किया। गारंटी कार्ड में जो उनके 10 नुकात हैं वो वही हैं जो वो कर सकते हैं। वो अच्छा स्मार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको पता था कि अगर मैं पावर में वापस आया तो ये 10 पॉइंट को मैं आसानी से कर दूंगा। और आप जिलानी साहब उस पर गौर करिए 10 पॉइंट पे, वो 10 के 10 पॉइंट वो हैं जो आम इंसान यानी गरीब इंसान से मुताल्लिक हैं। आप देखिए, अगर वो 10 के 10 गारंटी में कामयाब हो जाते हैं तब आप देखेंगे कि उनकी मकबूलियत का क्या आलम होगा। पूरा हिंदुस्तान उनको सर आंखों पे बिठाएगा, दिल्ली उनको हमेशा सर आंखों पे रखेगी। और मैं समझता हूं ये बेहतर एक सियासी मॉडल है कि अगर कोई गरीबों के लिए सोचता है तो लोकतंत्र में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और पिछले 10-15 साल से जिस तरह की हम जाफरानी सियासत, जिस तरह की हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो सियासत देख रहे हैं, इसमें सिर्फ नफरत का बोलबाला है, वहां पर अगर इस तरह का चिराग रोशन होता है तो ये मुल्क के लिए बहुत ही खुशाइद है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं एक तरह से हमारी तरफ से भी। कलीमुल हफीज़ साहब, आपने भी बहुत तफसीली गुफ्तगू की इस पूरे मामले पर कि तीसरी बार जो है केजरीवाल बने हैं और आगे जाकर जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ वही वादे किए हैं जिसमें वो मजबूत हैं, वो कर सकते हैं। तो एक तरह से सियासी लोगों को उन्होंने ये पैगाम दे दिया है कि साहब जो आप कर सकते हैं उतना ही कहिए, उससे ज़्यादा मत कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज़ साहब इस पूरी बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।